हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कनिका। वेलकम बैक टू स्पेड्यूकेशन। आज हम पढ़ेंगे लिटिल बिट अबाउट RPWD, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। RPWD एक्ट आया है, हमारा पास हुआ है 2016 में। इसमें कुछ 21 डिसेबिलिटी हैं, उनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। So the much awaited Rights of Persons with Disabilities Bill was passed on 14th December 2016। 14 दिसंबर 2016 को ये बिल राज्यसभा में पास हुआ था। लोकसभा में पास हुआ है 16 दिसंबर 2016। ठीक है। एंड उसके बाद द बिल वॉज फर्दर अप्रूव्ड एंड साइंड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट बिफोर द ईयर एंड नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन इट्स ऑफिशियल गैजेट ऑन 28 दिसंबर 2016। ठीक है, तो ये तीन कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। बिल पास हुआ था पहले और उसके बाद फाइनली ये एक लॉ बन गया। ऑलराइट। अपार्ट फ्रॉम कवरिंग 21 कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी, एक चीज़ जो इसमें है वो है 21 कैटेगरीज यहाँ पे डिफाइन की गई हैं डिसेबिलिटी की। पहले कितनी थी? 7 थी, अब हैं 21। और क्या है इसके अलावा? यहाँ पे एम्फेसिस किया गया है बहुत सारी राइट्स पे। कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स जो हैं वो हैं राइट टू इक्वालिटी, राइट टू अपॉर्चुनिटी, राइट टू इनहेरिट एंड ओन प्रॉपर्टी, राइट टू होम एंड फैमिली, रिप्रोडक्टिव राइट्स अमंग अदर्स। प्रीवियस एक्ट जो था आपका PWD एक्ट था, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, उसमें किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया था जो इस एक्ट में रखा गया है? इज़ द एक्सेसिबिलिटी, सेटिंग अ 2-year डेडलाइन फॉर द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट persons with disabilities get barrier free access to physical infrastructure and transport systems। ऑलराइट, तो इस पे खासा ध्यान रखा गया है कि जो हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको एक बैरियर फ्री एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड कराना है, चाहे वो आपका फिजिकल एनवायरनमेंट हो, चाहे आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो। ठीक है, कि ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, स्पेशली जैसे अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड है या फिर मे बी कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, कोई हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो उनके लिए एनवायरनमेंट ऐसा हो जहाँ वो भी एक्सेस कर पाएँ। ऐसा ना हो कि उनको हमेशा किसी ना किसी के सपोर्ट की ही ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो बैरियर फ्री, बैरियर इज़ किसी भी तरह की रुकावट जो होती है उसको बैरियर बोलते हैं। तो बिना किसी रुकावट के बैरियर फ्री एनवायरनमेंट हमें देना है। इस एक्ट का एम्फोसिस है इस पॉइंट पर भी। ठीक है, नाउ ब्रीफली देख लेते हैं एक बार 21 डिसेबिलिटीज़ के बारे में। नाउ द थिंग इज़, हम इसको डिसेबिलिटी बोलते हैं, बट रैदर देन कॉलिंग इट अ डिसेबिलिटी, लेट्स कॉल इट डिफरेंट एबिलिटी। ठीक है, कोई भी बंदा जिसको हम डिसेबल की कैटेगरी में रखते हैं वो एक्चुअली डिसेबल उसको ना बोल के डिफरेंटली एबल बोलते हैं, क्योंकि अगर वो किसी एक एरिया में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा ना, तो कहीं ना कहीं दूसरे एरिया में वो और बेहतर परफॉर्म करता है और कंपनसेट कर लेता है, और ये चीज़ हम सबके साथ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जगह जगह जो है डिसेबिलिटी है, तो उसी तरीके से मैंने लिखा है, बट अ बेटर टर्म इज़ डिफरेंट एबिलिटी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहला है हमारा ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस इज बेसिकली डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ बीइंग साइटलेस। साइटलेस इज आपके पास साइट नहीं है, आप देख नहीं सकते। साइट होता है विजन, आप साइटलेस हो, आप देख नहीं सकते, तो आप ब्लाइंड हो। अ ब्लाइंड इंडिविजुअल इज अनेबल टू सी। और अगर हम बोलें in a strict sense, the word blindness denotes the condition of total blackness of vision with the inability of a person to distinguish darkness from bright light in either eye। एक भी आँख से बंदा नहीं देख पा रहा कि लाइट है या नहीं है। बेसिकली लाइट परसेप्शन भी नहीं है किसी के पास, तो वो होता है टोटल ब्लाइंडनेस। टोटल ब्लैकनेस जब होती है विजन में, उसको हम ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज लो विजन। लो विजन मीन्स, लो विजन की अगर हम डेफिनेशन देखें, सो लो विजन इज अ कंडीशन वेयर अ पर्सन हैज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। ये जो 2 कंडीशंस हैं, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर है किसी इंसान की, तो हम उसे लो विजन की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज विजुअल एक्विटी नॉट एक्सीडिंग 6/18 और लेस देन 20/60। विजुअल एक्विटी इज विजुअल क्लैरिटी। ठीक है, वो 6/18 से ज़्यादा नहीं है या फिर 20/60 से कम है, अप टू 3/60 और 10/200। स्नेलन चार्ट होता है। ठीक है, जो हम आई डॉक्टर के पास जाते हैं आई चेकअप कराने, तो वो हमें दिखाते हैं ना, हमसे रीड करवाते हैं वो सब जो अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, कुछ बड़े फिर छोटे फिर और छोटे, वो होता है हमारा स्नेलन चार्ट। ठीक है, तो हमें ये कंडीशंस दी हुई हैं, तो एक तो ये कंडीशन होगी तब लो विजन होता है कोई भी इंसान। सेकेंडली, लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन सबटेंडिंग टू एन एंगल ऑफ लेस देन 40 डिग्री अप थ्रू
अप टू 10 डिग्री। जो आपकी फील्ड ऑफ विजन है जिसे हम पेरिफेरल विजन बोलते हैं, मतलब आप कितना देख पाते हो। अगर आप अपना फोरहेड, अपना फेस बिल्कुल सीधा रखते हो तो आप बिल्कुल सिर्फ सामने का देख पाते हो, या आप साइड का भी देख पाते हो, और अगर साइड का देख पाते हो तो कितनी डिग्री तक देख पाते हो। ठीक है, जैसे अगर हम एक नॉर्मल आई साइड की बात करेंगे तो अगर हम अपना फेस बिल्कुल सीधा रखेंगे तो हम, जो हमारा पेरिफेरल विजन होता है, जो हमारे फील्ड ऑफ विजन होता है, वो हमारा 180 डिग्री होता है। हमारे एकदम राइट में भी अगर कोई मूवमेंट हुई तो हमें पता चल जाएगा, लेफ्ट में हुई तो भी पता चल जाएगा। तो 180 डिग्री जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, वैसा हमारा पेरिफेरल विजन होता है। बट लो विजन के केस में लिमिटेशन होती है, और ये जो है आपका 40 लेस देन 40 डिग्री होता है अप टू 10 डिग्री। नेक्स्ट इज लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन्स। ठीक है, थर्ड डिसेबिलिटी जो इंक्लूड इसमें की गई है वो है लेप्रोसी, जिसको हम हैंसेन्स डिजीज भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेप्रोसी को हम हैंसेन्स डिजीज भी बोलते हैं। फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर, इट इज़ बेसिकली अ क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज। एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, दिस इज द कॉज ऑफ लेप्रोसी। देन द डिजीज मेनली अफेक्ट्स द स्किन। यहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो आपकी स्किन में होता है मोस्टली। देन द पेरिफेरल नर्व्स, म्यूकोसल सर्विसेज ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द आइज। ठीक है, ये आपके मेन अफेक्टेड एरियाज होते हैं। लेप्रोसी इज नोन टू अकर एट ऑल एजेस, किसी भी एज पे हो सकता है, रेंजिंग फ्रॉम अर्ली इन्फेंसी, जब बच्चा एकदम छोटा है, पैदा हुआ है, टू अ वेरी ओल्ड एज। किसी भी एज में लेप्रोसी जो है, ये जो बैक्टीरिया है, ये आपको अफेक्ट कर सकता है। अबाउट 95% ऑफ द पीपल हु कॉन्टैक्टेड एम लेप्रे डू नॉट डेवलप द डिजीज, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 95% अप्रॉक्स लोगों को, अगर ये इसके कांटेक्ट में आ भी जाते हैं, इस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में, तभी भी वो एकदम से इस डिजीज़ को डेवलप नहीं करते। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज हियरिंग इम्पेयरमेंट, HI। इट इज़ अ पार्शल और टोटल इनएबिलिटी। पार्शल भी हो सकता है, मतलब आप पार्टली इम्पेयर्ड भी हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपका पूरा ही हियरिंग ख़राब है, आप बिल्कुल ही नहीं सुन पा रहे। तो ये थोड़ा भी हो सकता है और ये कंप्लीट टोटल भी हो सकता है। इनएबिलिटी टू हियर, सुनने में जब आपको दिक्कत है तो हम उसको हियरिंग इम्पेयर्ड बोलते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट बोलते हैं सुनने की दिक्कत को। ना अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है तो हम उसको HI नहीं बोलते। जब ये कंडीशंस जो हमें दी हुई हैं ये फुलफिल होती हैं, तब हम उसको, किसी भी पर्सन को HI की कैटेगरी में रखते हैं। ऑलराइट, सो नाउ डेफ मीन्स अ पर्सन हैविंग 70 डेसिबल हियरिंग लॉस इन स्पीच फ्रिक्वेंसीज इन बोथ ईयर्स। 70 डेसिबल तक हियरिंग लॉस है दोनों ही कानों में। एक तो ये कंडीशन है हियरिंग इम्पेयरमेंट की। सेकेंड इज हार्ड ऑफ हियरिंग, होता है जिसे सुनने में प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ा बहुत तो वो सुन पा रहा है। और ये होता है आपका डेफ, जो बिल्कुल ही डेफ है, हु इज़ नॉट एबल टू हियर एनीथिंग। एंड हार्ड ऑफ हियरिंग इज मुश्किल से सही, पर ही और शी इज़ एबल टू हियर। ये किस केस में होता है, व्हेन द पर्सन इज हैविंग 60 डेसिबल टू 70 डेसिबल हियरिंग लॉस। 60 डेसिबल से 70 डेसिबल तक हियरिंग लॉस है स्पीच फ्रीक्वेंसी में, दोनों ही कानों में, बट वो कहीं ना कहीं करेक्ट हो सकता है, तो हम उसे हार्ड ऑफ हियरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस होते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट की, एक तो डेफनेस, कंप्लीट डेफनेस, और एक हार्ड ऑफ हियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज लोकोमोटर डिसेबिलिटी। नाउ अगर स्ट्रिक्टली बात करें तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो है वो होता है प्रॉब्लम इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको दिक्कत हो रही है तो हम उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी बोलते हैं यूजुअली। मतलब बेसिकली यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी है आपकी लेग्स में, पर जनरली अगर हम डेफिनेशन देखें लोकोमोटर डिसेबिलिटी की, इट इज़ बेसिकली अ डिसेबिलिटी रिलेटेड विद बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स। कहाँ कहाँ दिक्कत है, बोन्स में, जॉइंट्स में और मसल्स में। ठीक है, और इस वजह से आपकी मूवमेंट अफेक्ट हो रही है, दैट इज़ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, इट कॉजेज प्रॉब्लम्स इन पर्सनस मूवमेंट्स, नॉर्मल वॉकिंग में, पिकिंग अप ऑब्जेक्ट्स, होल्डिंग थिंग्स, घर हाथ में कोई चीज़ पकड़ना, कोई चीज़ उठाना, फेंकना, रखना, चलने में। ठीक है, बेसिकली फिजिकल मूवमेंट जब आपकी अफेक्ट हो रही है, दैट इज़ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट वन इज ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म होता है बोनापन, जब आपकी ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ रुक गई है एंड इट इज़ शॉर्टर देन एवरेज। आपकी हाइट अफेक्ट हो रही है, हाइट इज़ शॉर्टर देन द एवरेज, तो हम उस इंसान को ड्वार्फ बोलते हैं। ड्वार्फ होता है बोना।
ठीक है, और इस डिसऑर्डर को बोलते हैं ड्वार्फिज्म। नाउ द नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, आईडी। इसको हम पहले MR से रिप्रेजेंट करते थे, मेंटल रिटार्डेशन। ऑलराइट, सो बेसिकली इट इज अ कंडीशन कैटेगराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इन बोथ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, जैसे कि रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड इन अडेप्टिव बिहेवियर। ठीक है, दो जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, एक तो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में और एक अडेप्टिव बिहेवियर में। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी एवरीडे लाइफ, आपकी एवरीडे एक्टिविटीज़, आपकी सोशल एक्टिविटीज़, आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स अफेक्ट हो रही हैं। ये सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं, आपके इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है। और अडेप्टिव बिहेवियर इज़ जब आप सिचुएशन के हिसाब से, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अडेप्ट कर लेते हो कि हम पब्लिक में हैं तो हम ऐसे बिहेव करेंगे, हम प्राइवेट में हैं तो हम ऐसे बिहेव कर सकते हैं, जहाँ हम जा रहे हैं हम उस हिसाब से ड्रेसअप होते हैं, अगर हमारे पास ये चीज़ कम है तो हम उसका उस हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। हम अडेप्ट कर लेते हैं अपने बिहेवियर को कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, सो दिस इज़ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो बेसिकली मेंटल रिटार्डेशन हम इसको पहले बोलते थे MR। बेसिकली जो ये है आपकी कॉग्निशन से रिलेटेड, मेंटल एबिलिटीज से रिलेटेड। मेंटल एबिलिटीज़ अफेक्टेड होती हैं, आपका यहाँ पे कॉग्निटिव फंक्शनिंग अफेक्ट होती है मेजर लेवल पे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज मेंटल इलनेस। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम मेंटल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, ये है मेंटल इलनेस या फिर मेंटल डिसऑर्डर। ये आपकी बेसिकली थिंकिंग, मूड, परसेप्शन, ओरिएंटेशन, मेमोरी, ये सब चीज़ें जब आपकी इफेक्ट हो रही हैं, ये डिसऑर्डर हैं। जैसे कि लोगों को एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, ये सब मेंटल इलनेस है। ठीक है, इसको हम मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं बोलते, दिस इज़ मेंटल डिसऑर्डर या फिर मेंटल इलनेस। ठीक है, आपका मूड, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मूडी हो। ठीक है, और उसकी वजह से जो है आपकी कंडीशन काफ़ी सिवियर भी हो जाती है, मतलब आप बहुत हाई लेवल पे आपको वो चीज़ अफेक्ट कर जाती है फिर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो माइनर लेवल पे कि चलो कोई नहीं, वो आपको काफ़ी इफेक्ट कर रही है, आपको और आपके नियर एंड डियर वंस को। ठीक है, बट इट डज नॉट इंक्लूड रिटार्डेशन, विच इज़ अ कंडीशन ऑफ अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड। ठीक है, ये नहीं होता। यहाँ पे क्या क्या होता है आपका, डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, मूड, परसेप्शन, ओरिएंटेशन, मेमोरी, दैट ग्रॉसली इम्पेयर्स, जिससे किस पे फ़र्क पड़ता है, आपकी जजमेंट पे, बिहेवियर पे, कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एबिलिटी टू मीट द ऑर्डिनरी डिमांड्स ऑफ लाइफ। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ASD इज़ अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर जो काफ़ी बच्चों में पाया भी जाता है, काफ़ी लोग इससे अवेयर भी होंगे। So autism spectrum disorder is basically a neurological and developmental disorder. All right, questions बन जाते हैं, which of the following is a neurological disorder, which of the following is not a developmental disorder। तो जब आपको इनकी कैटेगरी पता होगी कि कौन सा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, कौन सा न्यूरोलॉजिकल है, कौन सा फिजिकल है, कौन सा मेंटल है, तो आप क्लासीफाई कर पाओगे, इन छोटे छोटे क्वेश्चंस में आप आंसर मार्क कर पाओगे सही से। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज ASD इज अ न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर विच अफेक्ट्स communication and behavior. All right, autism can be diagnosed at any age, but it is still called a developmental disorder because उसके जो सिम्टम्स हैं वो जनरली फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ में बच्चे में आ जाते हैं। ऑलराइट, ऑटिज्म अफेक्ट्स द ओवरऑल कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, फिजिकल हेल्थ ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल। जो बच्चा बड़ा हु इज़ ऑटिस्टिक, उसके सारे ही एरियाज कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं, चाहे वो इमोशनल एरिया हो, सोशल हो, या फिर फिजिकल हेल्थ की बात हो। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट इज सेरेब्रल पॉल्सी, CP। CP इज़ अ कंडीशन जो फिजिकली डिसेबल कर देती है लोगों को मूवमेंट में। ठीक है, इट इज़ अ कंडीशन इन विच मसल कोऑर्डिनेशन इज इम्पेयर्ड। मसल्स का कोऑर्डिनेशन नहीं है यहाँ पे, ड्यू टू द डैमेज टू द ब्रेन। सेरेब्रल इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरेब्रम पता होगा सबको। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका पार्ट है ब्रेन का, दैट इज़ डैमेज्ड, उसकी वजह से आपकी मसल्स में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता है, जिसकी वजह से आपकी पूरी मूवमेंट जो है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, सो इट इज़ अ कंडीशन ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन इम्पेयरमेंट ड्यू टू द डैमेज टू द ब्रेन। ऑलराइट, इट अकर्स एट और बिफोर द चाइल्ड बर्थ। ये बर्थ के टाइम भी हो सकता है या उससे पहले भी हो सकता है, वूम्ब में। सेरेब्रल पॉल्सी इज़ नॉट अ प्रोग्रेसिव कंडीशन, नॉट अ प्रोग्रेसिव कंडीशन। एक बार जो हो गया, जितना अफेक्ट कर दिया, प्रोग्रेस नहीं होता, ये बढ़ता नहीं है। ठीक है, इट डज नॉट गेट वर्स विद
time. However, muscle disuse could increase the extent of disability over a period of time. पर अगर आपने ये मसल है ये बहुत अच्छे से यूज़ नहीं हो पाती आपकी, या कोऑर्डिनेटेड नहीं होते आपके दोनों हाथ जो हैं, तो आपने उनको यूज़ करना ही छोड़ दिया, तो उससे क्या होगा, अगर आपने मसल का डिसयूज़ कर दिया, यूज़ करना बंद कर दिया, तो आपकी डिसेबिलिटी में इंक्रीमेंट आ सकता है. शायद अब वो जितना पहले थोड़ा बहुत हिल लेती थी, काम कर लेती थी, अब वो शायद उतना भी ना हिले और वो और ज़्यादा आपको डिसेबल्ड फील कराए. ठीक है, सो ये कंडीशन जो है वो प्रोग्रेसिव नहीं है, पर अगर हम मसल्स का यूज़ जो है वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो हमें आगे और प्रॉब्लम हो सकती है. सो एट प्रेजेंट देयर इज़ नो क्योर अवेलेबल. Thus, cerebral palsy is incurable and a lifelong condition at present. Next is muscular dystrophy, MD. It is a group of neuromuscular genetic disorders. All right, genetic है मतलब बर्थ के टाइम पे आ जाएगा बच्चे में, ये एक्वायर्ड नहीं है, बाद में नहीं आता. It is a group of neuromuscular genetic disorder that causes muscle weakness and overall loss of muscle mass. ठीक है. MD इज़ अ प्रोग्रेसिव कंडीशन. ये प्रोग्रेसिव कंडीशन है, अनलाइक CP. CP इज़ नॉन प्रोग्रेसिव बट मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज़ प्रोग्रेसिव. टाइम के साथ, विद द पैसेज ऑफ टाइम इट डू गेट्स वर्स. टाइम के साथ साथ ये कंडीशन और ख़राब होती जाती है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी. स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी. नाउ लर्निंग डिसेबिलिटी बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जो आपकी लर्निंग को अफेक्ट करती है. ठीक है, जो हम पढ़ के ही बता सकते हैं. लर्निंग से मतलब है कि आपकी एबिलिटी टू लिसन, मे बी टू थिंक, स्पीक, राइट, स्पेल और डू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. ठीक है, इन सभी एरियाज़ में अफेक्ट होता है लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चों को. इसके बहुत सारे टाइप्स भी हैं, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्फेजिया, डिसकैल्कुलिया. ठीक है, ये सारी कंडीशंस हैं जो इसके स्पेसिफिक टाइप्स हैं. सो बेसिकली इट इज़ वन ऑफ दोज कॉमन डिसेबिलिटीज़ जो हमें देखने को सुनने को मिल जाती हैं. क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस. नाउ दिस इज़ अनदर डिसेबिलिटी जो 21 डिसेबिलिटी में आ रही है हमारी. नाउ अगर हम इसके कुछ इस कौन कौन सी कंडीशंस इसके अंडर आती हैं तो वो हमें बताई हैं यहाँ पर. क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के अंडर आती हैं आपकी अल्जाइमर्स डिजीज़ और डिमेंशिया, पार्किंसंस डिजीज़, डिस्टोनिया, ALS, हंटिंगटन्स डिजीज़, न्यूरोमस्कुलर डिजीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एपिलेप्सी और स्ट्रोक. ये सारी कंडीशंस जो हैं वो आपकी क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के अंडर आती हैं. ठीक है. नाउ दिस इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस, MS. द इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी अटैक्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ पे अटैक हो रहा है बाय द इम्यून सिस्टम विच इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. एज अ रिजल्ट ऑफ विच द माइलिन शीट कवरिंग ऑन न्यूरॉन्स गेट्स डैमेज्ड. न्यूरॉन्स पे एक माइलिन शीट है जो कवर्ड होती है, वो डैमेज हो जाती है, जिस वजह से पीपल डील विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस. कैसे? क्योंकि जो शीट डैमेज हुई है, माइलिन शीट, उसकी वजह से अब क्या होगा, आपकी जो न्यूरॉन्स हैं वो अनकवर्ड हो गए हैं. ठीक है, तो जो नर्व फाइबर है वो एक्सपोज हो गया है एंड इट कॉजेज प्रॉब्लम्स इन द इंफॉर्मेशन फ्लो थ्रू नर्व्स. अब एक बाहर की जो शील्ड है वो हट गई है, तो जब न्यूरॉन्स में, नर्व्स के बीच में से, नर्व्स फाइबर्स में से कोई भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है, पास हो रही है, तो नाउ देयर इज़ नो कवर. उनकी कोई शील्ड नहीं है, कोई कवर नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही फ़्लो करे. कोई कवर नहीं है आसपास तो वो कहीं पे भी फ़्लो कर सकती है. सो बेसिकली यहाँ पे इंफॉर्मेशन फ़्लो में प्रॉब्लम आती है. विथ टाइम MS कैन लीड टू परमानेंट डैमेज टू द नर्व्स. ऑलराइट, विद द इंक्रीजिंग टाइम अगर बढ़ता रहता है तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से हमें परमानेंट डैमेज भी हो सकता है हमारी नर्व्स में. ऑलराइट. Next is speech and language delay, a permanent disability arising out of conditions such as laryngectomy or aphasia affecting one or more components of speech and language due to organic or neurological causes. Aphasia जहाँ पे आपकी language affected है, आपकी speech affected है. Speech is जो आप बोल रहे हैं, जैसे जो मैं बोल पा रही हूँ ये मेरी speech है. कोई भी इंसान कुछ बोल पाता है तो वो उसकी speech होती है. ठीक है, तो जब आपकी speech affected होती है वो होता है अफेजिया, उस कंडीशन को हम बोलते हैं, और लैरिंगेक्टोमी भी इस कंडीशन को बोला जाता है. ये एक कंडीशन है जो कि परमानेंट डिसेबिलिटी है. ठीक है,
और किस वजह से होती है? ड्यू टू ऑर्गेनिक और न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़। रीजंस इसके ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, नेचुरल कॉजेज़ भी हो सकते हैं, या फिर न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं। ठीक है। Now the next is thalassemia. Thalassemia is a genetically inherited blood disorder. It is a blood disorder and it is genetically inherited. ठीक है। Which is characterized by the production of less or abnormal hemoglobin. hemoglobin जो है, hemoglobin की प्रोडक्शन या तो कम हो रही है या एबनॉर्मल तरीके से हो रही है। एक नॉर्मल जो प्रोडक्शन है, नॉर्मल जो पाथ है वो फॉलो नहीं कर रहा है, एबनॉर्मल तरीके से हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, या फिर कम हो रहा है यूजुअल से, तो उसको, उस कंडीशन को हम थैलेसीमिया बोलते हैं, which is a blood disorder and this condition is genetically inherited. All right, as we know hemoglobin is a protein found in red blood cells. RBCs में आपको हीमोग्लोबिन मिलता है, so it is responsible for carrying oxygen in the body. तो अगर किसी को थैलेसीमिया है तो उस वजह से उसके जो RBCs हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और वो भी काफ़ी लार्ज नंबर्स में, जिसकी वजह से अनीमिया हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है। As a result of anemia, person affected with thalassemia will have pale skin. Pale is faded skin, जो बोलते हैं ना कि चेहरा पीला कैसे पड़ा हुआ है, खून की कमी है। ठीक है। फटीग, थकान एंड डार्क कलरेशन ऑफ यूरिन। यूरिन जो है वो भी आपको काफ़ी डार्क कलर की आ सकती है। ठीक है। नेक्स्ट इज हीमोफीलिया। ये भी एक ब्लड डिसऑर्डर है विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स की कमी है। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ दीज प्रोटीन्स ब्लीडिंग गोज ऑन एंड ऑन फॉर अ लॉन्गर टाइम देन नॉर्मल। Hemophilia almost always occurs in males and they get it from their mothers. Females are rarely affected by this hemophilia. फीमेल्स को कम अफेक्ट करता है, मोस्टली आदमियों को ही होता है, और उनको मिलता भी वो अपनी मदर से ही है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स जो ब्लड को क्लॉट करके इकट्ठा करके रखते हैं, उनकी कमी है, जिस वजह से अगर ब्लीडिंग होती है तो वो बहुत लंबे टाइम तक होती है, और होती रहती है, क्योंकि ब्लड जो है वो एक टाइम पे ऐसा नहीं हो रहा कि ब्लड रुक गया और थोड़ा सा क्लॉट हो गया तो अब बाकी और आगे नहीं बह रहा। जैसे हमें चोट लग जाती है, थोड़ा सा खून बहता है, फिर लास्ट में क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, थोड़ा सा खून जम जाता है उस स्किन पे बाहर, है ना, और हमारा ब्लड फ्लो नहीं होता। ठीक है। तो जब इससे रिवर्स कंडीशन है तो वो होता है हीमोफीलिया। नेक्स्ट इज सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज इज अ ग्रुप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स दैट कॉजेज रेड ब्लड सेल्स RBCs टू बिकम सिकल शेप्ड, मिस हैपन एंड ब्रेक डाउन। ठीक है। सिकल सेल डिजीज भी एक ब्लड डिसऑर्डर है जो RBCs को या तो सिकल शेप्ड बना देता है, मिस हैपन और ब्रेक डाउन। ठीक है। उनकी शेप बिगड़ जाती है या फिर वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सच मिस हैपन RBCs रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। जब RBCs ब्रेक डाउन हो गए हैं, जब उनकी फॉर्मेशन बिगड़ चुकी है, तो उनका जो फंक्शन है ऑक्सीजन को कैरी करने का, वो फंक्शन अब वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते। इट इज़ अ जेनेटिकली ट्रांसफर्ड डिजीज। RBCs contain a protein called hemoglobin. This protein that binds oxygen and carry to the all parts of the body that we have already read. Now the next is multiple disabilities including deaf blindness. मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ आपकी इंक्लूडेड हैं 21 डिसेबिलिटी में, जिसमें आपकी डेफ ब्लाइंडनेस भी इंक्लूडेड है। नाउ एज यू कैन सी डेफ ब्लाइंडनेस मीन्स डेफ प्लस ब्लाइंडनेस, जहाँ पे डेफनेस और ब्लाइंडनेस दोनों कंडीशंस होती हैं। दोनों कंडीशंस कंप्लीट भी हो सकती हैं, बहुत रेयर होता है, ऐसा वैसे नहीं होता कि कोई बंदा कंप्लीट डेफ और कंप्लीट ब्लाइंड हो, ऐसा नहीं होता। किसी की डेफनेस कम होगी, ब्लाइंडनेस ज़्यादा होगी, कोई किसी का रिवर्स होगा, मतलब देखने में उतनी दिक्कत नहीं है, लो विजन है में भी, पर डेफनेस ज़्यादा है। ठीक है। तो इस तरीके से होता है, बट वो इतना होता है, इस लेवल पे होता है दोनों डिसेबिलिटीज़, डेफनेस और ब्लाइंडनेस, कि वो आपकी एवरीडे लाइफ फंक्शंस को, इंपॉर्टेंट फंक्शंस को, लर्निंग को अफेक्ट करता है, तभी वो डिसेबिलिटी में इस कैटेगरी के अंडर है। ऑलराइट। तो यहाँ पे it can be a combination of both motor and sensory nature. Alright. एसिड अटैक विक्टिम्स कौन है बेसिकली? ये अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें देखने को, सुनने को मिलती हैं, और शायद अब छोटे छोटे बच्चों को भी पता होगा कि हाँ भाई ये क्या चीज़ें होती हैं। एसिड अटैक विक्टिम होता है जो उस चीज़ का शिकार हुआ है। ठीक है। तो ऐसे लोग जिनको जो एसिड
एसिड अटैक के विक्टिम्स हुए हैं, शिकार हुए हैं, जिनको ये चीज़ फेस करनी पड़ी है, वो भी हमारे इस 21 डिसेबिलिटीज़ के अंडर आते हैं अंडर द RPWD एक्ट. Next is Parkinson's disease. Parkinson's disease, which is also called PD, is a central nervous system disorder. Again, ये भी central nervous system disorder है which affects movement. Alright. Parkinson's disease is characterized by tremors and stiffness. ठीक है, stiffness होती है जब अकड़ जाती है ना बॉडी, तो हम बोलते हैं बॉडी स्टिफ हो गई, हाथ अकड़ गया, हाथ स्टिफ हो गया, गर्दन अकड़ गई, गर्दन स्टिफ हो गई. ठीक है, वो होता है. तो बेसिकली यहाँ पे स्टिफनेस आ जाती है बॉडी में. इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज़. विथ टाइम ये और ज़्यादा बढ़ता है, कंडीशन और ख़राब होती है. एंड करंटली देयर इज़ नो क्योर अवेलेबल फॉर दिस डिजीज़, पार्किंसंस डिजीज़. हमारी 21 डिसेबिलिटीज़ का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कंप्लीट. आई होप आपको समझ आया हो, हेल्प मिली हो, एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहेगा. ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.